नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मधु काकड़िया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का 13वां भाग अर्थात अंतिम भाग। आज इसी के साथ आपका ये उपन्यास पूरा हो जाएगा और आपको ये उपन्यास कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता है तो कृपया मुझे सपोर्ट अवश्य करें तथा मेरे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आप अगली कहानी या उपन्यास क्या सुनना चाहते हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं किस लेखक की कहानी और उपन्यास आप सुनना पसंद करेंगे। अभी मेरे एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया है फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा मैला आंचल उपन्यास का। कृपया आप अन्य लोग भी कमेंट करें कि आपको क्या सुनना है। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। शेखर बाबू ने भेंट स्वरूप एक सोने की गिन्नी दी। पत्नी ने सोने का हार दिया। अब बारी संदीप की। अब विवाहित जेठ जाने कहाँ से शब्द गूंजा। सब हो कर हंस पड़े। झेप गए संदीप। मारवाड़ी समाज में अविवाहित रहना भी जैसे अपराध है। अविवाहित शब्द की नोक भाले की तरह गड़ी सिद्धार्थ के सीने में भी। यहाँ जमा इतने लोगों में है कोई ऐसा जो बराबरी कर सके भैया के नाखूनों की भी। फिर चिंता के बादल मंडराए सिद्धार्थ के मानसिक क्षितिज पर। कुछ कुछ अंदेशा उसे भी था कि भैया किसी के इंतजार में ही लुटा रहे हैं जिंदगी के ये बहुमूल्य बसंत। भैया के ही मित्र मेजर सुखवंत की आवाज़ कानों में फिर गूंजने लगी। अजीब पागल है ये संदीप भी। ये इंतजार नहीं बेवकूफ़ी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे समाज का बोझ ढोते हैं अपने सिर पर। आप पूछो इनसे कि जमील का परिवार बर्बाद हुआ तो इसकी जिम्मेदारी संदीप पर कहाँ आती है। पर जनाब हैं कि बैठे हैं उसी रूबीना के इंतज़ार में। कहते हैं मैं प्यार करता हूँ उससे, रूबीना से। रूबीना? कौन रूबीना? चौंक गए थे सिद्धार्थ। क्या आपको कुछ नहीं मालूम? अब चौंकने की बारी थी मेजर सुखवंत सिंह की। यार इतने भी क्या डूबे रहते हो अपनी ही दुनिया में कि सगे भाई की ज़िंदगी में इतने तूफान उठ रहे हैं, उसकी भी कोई जानकारी नहीं तुम्हें। अरे जब से उस जमील को मार गिराया है संदीप ने, तभी से वह जैसे चिपक कर बैठ गया है संदीप की रूह से। मैंने बहुतेरा समझाया, वह यही कहता रहा, देखो उसे मार कर मैंने एक फौजी का धर्म बखूबी निभाया। अब उस परिवार को सहारा देकर एक अच्छे नागरिक का धर्म भी निभाना चाहता हूँ। मैंने पूछा भी कि सहारे का मतलब ये तो नहीं कि तू जमील की बहन को ही अपनी बीवी बना ले। अरे ये मुल्ले ऐसे ही होते हैं। कर दिया होगा उन्होंने अपनी लड़की को ही इसके आगे डोरे डालने को। अरे जो परिवार अपने सुख के खातिर मरवा डाले अपने ही बेटे को, वह कुछ भी कर सकता है। जानते हो क्या कहा उसने? संदीप ने कहा कई बार, किसी और को तो क्या खुदा अपने को भी हम कहाँ पहचान पाते हैं। मैंने भी यही सोचा था, जैसे ही मैं जमाने से लुटी फुटी दुख की भूखमरी से टूट चुकी उस रूबीना के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूँगा, मैं झूम उठेगी। पर जानते हो मेजर, स्त्री की अंतर्निहित गरिमा से भरपूर उस गर्वीली लड़की ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मुझे बहुत पहले से ही पता था कि तुम मुसलमान नहीं हिंदू हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने सिर्फ एक आर्डर का पालन किया, इसीलिए कि तुम वचनबद्ध थे। एक इंसान के तौर पर मैं तुम्हारा सम्मान भी करती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार जमील भाई की शहादत के बाद भी तुम हमेशा हमारे यहाँ आते जाते रहे, हमें संभालने की, वापस खड़ा करने की चेष्टा भी करते रहे। पर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि हिंदुस्तानी फौज ही थी जिसने हमारे भाईजान को मार डाला। इसीलिए जब तक तुम इस वर्दी से खुद को अलग नहीं कर लेते, मैं तुम्हें नहीं अपना सकती। यदि तुम्हें अपना लिया तो क़यामत के दिन भाईजान को क्या मुँह दिखाऊंगी। रह कर सारी बातें याद आ रही हैं सिद्धार्थ को। भाई के क्षत विक्षत और घाव खाए खंडित व्यक्तित्व क्यों आवश्यकता है कि स्त्री, मित्र की, प्रेयसी की, पत्नी की, जिसके प्रेम की धीमी धीमी आवाज़ और धीमी आंच में पुनर्निर्मित हो उठे, वह पुनर्जीवित हो उठे। पर कहाँ से जुगाड़ करे वह भाई के लिए ऐसी स्त्री की? भाई तो जाने किस रूबीना की रूह से चिपक कर बैठ गए हैं। कहाँ खो गए जीजू? शोकसालियों ने फिर खींचा सिद्धार्थ का ध्यान। सामने दिलचस्प मंजर था। दुल्हन संदीप का पाँव छोड़ ही नहीं रही थी। उसने अजीब सी मांग कर परेशानी में डाल दिया था जेठ जी को।
बाकी दुल्हनों की तरह उसने अपने जेठ से न सोना चांदी मांगा, न हीरे जवाहरात मांगे और न ही विदेश यात्रा के लिए टिकट मांगा। तो ये कि जब तक जेठ जी जल्दी से ही मांगा तो यह है कि जब तक जेठ जी जल्दी से उसे एक प्यारी सी जेठानी देने का वादा नहीं करते, वह नहीं छोड़ेगी जेठ जी के पांव। झेप और हास्य का मिला जुला कत्थई रंग पुत गया संदीप के चेहरे पर। कहना चाहा, कुछ कहानियां जिंदगी में शुरू ही इसलिए होती हैं कि कभी पूरी ना हो सके, पर कहाँ। यही पाँव नहीं छोड़ोगी तो कहाँ से लाऊंगा तुम्हारी जिठानी को। सिद्धार्थ ने सोच लिया था आज खोलना ही होगा उसे भाई के जीवन का वह दरवाज़ा जिसके तहखाने आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था। बहुत हुआ, अब और टाल मटोल नहीं। आज बनकर रहेगा वह भाई के अंधेरे जीवन का हिस्सा। हाँ, आज की ही रात, क्योंकि यही रात सबसे अचूक अस्त्र की तरह है उसके पास। शाम ढलते ढलते फिर पहुंचा वह संदीप के पास। भाई, जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम शादी, मैं भी अपनी सुहाग रात नहीं मनाऊंगा। शादी तो मैंने घर वालों और तुम्हारे दबाव में आकर कर ली। पर बोलते बोलते आवाज़ अचानक भर गई सिद्धार्थ की। यह क्या? सिटपिटा गए संदीप। अच्छा पकड़ा, क्या कुछ सुगबुगाहट मिल गई है उसे? कहाँ से मिली होगी? फिर गौर से गहरे देखा सिद्धार्थ का चेहरा। नई शादी की उमंग, उत्तेजना, थिरकन सब पर छाई हुई थी उदासी की झीनी सी चादर। क्या तुम मेरा ब्लैकमेल कर रहे हो? कड़क आवाज़ में पूछा संदीप ने। आर्मी में रहते रहते भावनाओं को नियंत्रण में रखना खूब साध लिया था उन्होंने। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, पर जीवन के सवालों से इस प्रकार भागा नहीं जाता भैया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका जीवन आपके अकेले का नहीं वरन हम सबसे जुड़ा हुआ है। मुझे पता है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मेजर सुखवंत सिंह से मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ, पर जन श्रुतियों की लहरों पर उछलती आई सच्चाइयाँ काफ़ी कुछ विकृत और फैल चुकी होती हैं। मैं ठोस सच्चाई जानना चाहता हूँ। संदीप का चेहरा बुझा और राख बन गया। रूमाल से ललाट का पसीना पोंछते हुए उसने कहा, देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यहाँ से जाने के पहले मैं तुम्हारे सामने सारे सत्य, सारे रहस्य खोल कर रख दूंगा। पर आज की रात को तुम बर्बाद मत करो। जतन से पाली तमन्नाओं की रात है ये। जाओ, सीमा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। इस रात की नोक पर उसके भी सपने टंगे होंगे जिनको संभालना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। बोलते बोलते गला भर आया संदीप का। शब्द बिखरने लगे। अपने आवेग पर काबू पाने के लिए सिद्धार्थ के माथे पर हाथ फेरा उन्होंने। एक गहरी सांस ली और किसी प्रकार अपनी बात पूरी की। देखो, मेरा विश्वास करो, एक रात में कुछ नहीं उखड़ने वाला। कल दोपहर तक मेहमान विदा हो जाएंगे। शाम तक मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। ये वादा रहा मेरा, एक फौजी का, एक भाई का। ढीली रात के बाद तनी तनी सुबह सिद्धार्थ को घर के सेवक राम लखन ने एक मोटा सा लिफाफा पकड़ाया। सिद्धार्थ ने उसे खोला तो हैरान रह गया। उसमें संदीप का एक लंबा सा पत्र था जो इस प्रकार था। भाई, मेरे इस पत्र में मैं स्वयं को पूरी ईमानदारी के साथ पेश कर रहा हूँ। जब जब मैं अपने अभी तक के पूरे जीवन पर एक नज़र फेंकता हूँ तो ये साफ बात समझ में आती है कि कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो कभी जिए नहीं जाते, जो जीवन को समझने और उनकी तैयारी करने में ही बीत जाते हैं। मेरे जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जितना अधिक मैं ज़िंदगी को समझने की चेष्टा करता रहा, उलझता रहा, जितना अधिक मैं इसके करीब जाना चाहा, ये मुझे दूर धकेलती रही। मेरी कहानी के बीच शायद तभी पड़ गए थे जब अपने अल्हड़ और तितलियों को पकड़ने की उम्र में मैंने अपने लिए एक सपना पाल लिया, बिना सोचे विचारे। पर यह स्वप्न ही क्या जिसे सोच समझ कर पाला जाए। बहरहाल, मैंने स्वप्न पाला एक कड़क फौजी वन जीवन के उन अनजाने रास्तों पर चलने का जो खतरों से भरा था, अनजाना था। ये तो मैं आज समझ पाया हूँ कि पिता का जीवन बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करता है। घनघोर सांसारिकता वाले मेरे पिता का जीवन मुझे शून्य लगता। उनके सारे तर्क इस शून्यता को सजावट से ढकने की कोशिश। मैं किसी महान के लिए, किसी शिव के लिए, किसी सत्य के लिए जीना चाहता था, पर वह था फौजी। यदि मेरे पूज्य पिता का जीवन वैसा नहीं होता तो संभवतः मेरा जीवन भी ऐसा नहीं होता। जानते हो, इसलिए हमारे फौज में जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनमें से अधिकांश के बच्चे अब फौज में नहीं जा रहे हैं। वे जा रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, केंद्रीय सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में या फिर प्राइवेट प्रतिष्ठानों में, क्योंकि उन्हें वितृष्णा हो चुकी है
उस जीवन से जो उनके पिता जी रहे हैं। शायद हर पीढ़ी के स्वप्न अपनी पूर्व पीढ़ी से अलग होते हैं, क्योंकि उसका मोह भंग हो चुका रहता है। इसलिए फौज प्रेमी कर्नल वाजपेयी फौज में उच्च स्थानों पर रिक्त का रोना हमेशा रोते रहते हैं। जानते हो, जिस समय मैंने कर्नल वाजपेयी से फौज से त्याग पत्र देने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने ये सोचने तक की जहमत नहीं उठाई कि मैं किन गंभीर व्यक्तिगत कारणों से फौज को अलविदा कहना चाहता हूँ, कि आज मैं ऐसे मुकाम पर खड़ा हूँ कि या तो ज़िंदगी का चुनाव कर सकता हूँ या फौज का। उनकी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती थी कि मैं ज़िंदगी से मुलाकात करने के लिए फौजी ज़िंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, ठीक समझा तुमने, मैं रूबीना की बात कर रहा हूँ, जो अब मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन स्वप्न बन चुकी है। पर वह तब तक मेरा वर्ण नहीं करेगी जब तक मेरे जिस्म पर ये फौजी वर्दी और तमगे चिपके हुए हैं। नहीं, उसे गलत समझने की भूल मत करना। बड़ी ठोस नैतिकता वाली लड़की है वह, जिसने भूख झेली, टूटन झेली, यातनाओं का जहर पिया, पर अपने विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं किया। कर्नल वाजपेयी मेरी मजबूरी नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि मैं हाई ग्रोथ के लिए, उच्च वेतन के लिए फौजी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मुझे ज्ञान पिलाते हुए उन्होंने कहा, गहरे दुख और अफसोस के साथ, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों निकलना चाहते हो, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। आज आर्मी कुछ भी ऐसा नहीं देती कि युवक उसकी ओर आकर्षित हो। आज भारत की नंबर 1 प्रतिभा की फौज में कोई दिलचस्पी नहीं। इसीलिए आज 40,000 अफसरों में 11,000 अफसरों के पद खाली पड़े हैं। कई बार मैं खुद ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि जिस रैंक में आर्मी में मैं 22 साल बाद पहुँचा हूँ, मेरे आईएएस दोस्त 6 साल में पहुँच जाते हैं और मुझसे 20% अधिक वेतन पाते हैं। मैं आज भी उन लम्हों को याद कर सकता हूँ जब चाय का घूंट भरते हुए बड़ी पीड़ा के साथ उन्होंने मुझसे कहा था, भाई, इफ़ यू गिव पीनट्स ओनली मंकीज विल कम। यदि आप मूंगफली देंगे तो सिर्फ बंदर ही आएंगे। बड़े दर्द के साथ कहा था उन्होंने कि देखना, आज से 20 वर्षों बाद इन्हीं बंदरों के हाथों में देश की प्लानिंग, डिफेंस और स्ट्रेटजी रहेगी। देखना, यदि सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा तो एक समय बाद हमारे जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमारा निकृष्ट आर्मी में आता जाएगा और हमारे दुश्मन का उत्कृष्ट आर्मी में जाएगा। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 3.5% आर्मी पर खर्च करता है, जबकि महज हम लोग 1.99% खर्च करते हैं। तो आप ही कहिए, हमारा निकृष्ट उनके सर्वोत्कृष्ट का मुकाबला कैसे कर सकेगा। लो मेरे भाई, विडंबना यह है कि इस समय की कोई भी सत्य सुनने को तैयार नहीं, और ये अभी ही नहीं, शुरू से ही मेरे साथ रहा है कि मैं चाह कर भी जो सत्य है उसके बीच की दीवार को नहीं गिरा सकता। हालात ये है कि पहले मैं अकेलेपन से डरता था, अब दुनिया से डरता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरी बंद पलकों के बीच युवा सुलभ स्वप्न नहीं वरन सत्य तैरने लगता है। वह सत्य जैसे चीख चीख कर मैंने अपने वरिष्ठ अफसरों को सुनाना चाहा, पर उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल दी। जिस समय हम ऑपरेशन फ्राइडे पर थे, हम पर जबरदस्त राजनीतिक दबाव था आतंकवादियों को पकड़ने का। हमने गांव के एक नौजवान को पकड़ा। उसका अपराध सिर्फ इतना भर था कि उसके दोस्त का भाई आतंकी था और वह अपने दोस्त के घर आया जाया करता था। बहरहाल हमारी नज़रें उस घर पर टिकी। जैसे ही वह निकला, हमारे कमांडर ने उसे ढेर कर दिया और उसके सब के पास हमने वह AK-47 रख दी, जिसे हमने कभी ढेर हुए आतंकवादी के पास से पाई थी। हम कभी भी उतने हथियारों की रजिस्ट्री में एंट्री नहीं करते जितने हमें किसी वारदात या मुठभेड़ के दौरान मिलते हैं। वक्त बेवक्त इन्हीं हथियारों को हम किसी निर्दोष को आतंकवादी सिद्ध करने में काम लेते हैं। हमारे कमांडर ने उस नौजवान की लाश के पास AK-47 रख फ़ोटो खिंचवाई और मीडिया को बताया कि हमने एक खूंखार आतंकवादी को ढेर किया। ताज्जुब, इसी धरती पर कभी हमारे पुरखों ने सत्य, शिव और सौंदर्य की मांग की थी। तो मेरे भाई, ये दुनिया झूठ से भरी पड़ी है, अब मानवीयता से अटी पड़ी है। यहाँ अंधेरे सिर उठाकर चलते हैं, उजाले आत्महत्या करने को विवश हैं। यहाँ पर हर आदमी घुटन महसूस करता है। जो सत्य जानता है वह बोल नहीं सकता। मैंने अपने सभी वरिष्ठ अफसरों, रक्षा मंत्रालय और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास तक अपील भेजी कि मुझे फ़ौज से मुक्ति दिला दी जाए, जिससे मैं ज़िंदगी में घुस सकूं। पिछले 5 वर्षों से मैं गुहार लगा रहा हूं, पर कोई मुझे सुनने को तैयार नहीं।
मुझे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक अनुबंध की शर्त के अनुसार मेरे फौजी जीवन के 20 वर्ष पूरे न हो जाएं। आज मुझे लगता है मैं बुद्धू बना दिया गया हूँ। मैंने अपना सब कुछ फौज को समर्पित किया, अपना सुविधा संपन्न जीवन, कैरियर, सुख, स्वप्न, रातों की नींद, दिन का चैन, यहाँ तक कि अपनी आत्मा की आवाज़ तक का गला घोंट दिया। हर पल मौत की आहट में जिया, तन मन आत्मा सबको लहू लुहान किया, भयंकर मानसिक यातना में जिया, अपने मनुष्य बोध तक को कुचल डाला। मैंने वह सब कुछ किया जो व्यवस्था मुझसे चाहती थी, और इसी का परिणाम है कि आज मैं न जी पा रहा हूँ न मर पा रहा हूँ। यही सम्मान है हमारे देश में एक फौजी का, उस फौजी का जो अपनी जान हथेली पर रख सरहदों की रक्षा करता है। विकसित देश अपने बहादुर सैनिकों के नाम पर खिलौने निकालते हैं, कॉमिक्स निकालते हैं, जिससे किशोरों में सेना के प्रति सम्मान भाव और रुचि पैदा हो, जबकि हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने जांबाज फौजियों के नाम तक नहीं जानती। तो मेरे भाई, हम सभी एक पतनोन्मुख समाज में जी रहे हैं, ऐसा समाज जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आर्मी भी तो उसी समाज का हिस्सा है। कई बार मैं स्वयं को मानवीय नियति का दार्शनिक जामा पहनाकर सांत्वना देने की कोशिश करता हूँ। मैं स्वयं को ये समझाने का प्रयास भी करता हूँ कि मानव जीवन संपूर्ण कभी नहीं होता, आंतरिक अधूरापन बना ही रहता है। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र विजेता भी उल्लसित नहीं थे। उन्हें भी लग रहा था कि सब ठीक नहीं हुआ, कहीं धोखा हुआ है, पर मैं खुद को नहीं समझ पाता। मुझे मेरा वर्तमान रह रहकर कचोटता है। मैं क्या करूं? उस जीवन का जो एक उचटी हुई नींद बनकर रह गया। मैं भूल नहीं पाता, एक परिवार को उजाड़ डाला मैंने, एक माँ से उसी के पुत्र को मरवा डाला, 2 किशोरों के जीवन को झुलसा दिया मैंने। इन कीलों और कसकों के साथ मैं आने वाली ज़िंदगी कैसे जी पाऊँगा? ये तो तभी संभव है कि मैं मानसिक रूप से इतना ठंडा ठस हो जाऊं कि कुछ भी अमानवीय मुझे बेचैन न करे। पर ये तो अपने मनुष्य होने को ही नकारना है। उफ, मैंने आर्मी ज्वाइन की थी अमन, मोहब्बत, करुणा, सह अस्तित्व और इंसानियत के अर्थ को समझने के लिए, अपने मनुष्य होने को नकारने के लिए नहीं। मैं क्या करूं? विडंबना यह है कि मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं, सिवाय सवालों से घिरे रहने के। असीम संभावनाओं से भरी ये जिंदगी क्यों सत्ता में बैठे चंद लोगों के स्वार्थ बनते बिगड़ते मिजाज के चलते रेत के किले सी ढह जाती है? क्यों क्यों? क्या कसूर है मेरा? क्या चाहा था मैंने, सिवाय यही कि बृहत्तर लक्ष्यों के प्रति जीवन को समर्पित कर दूं। बृहत्तर लक्ष्यों के प्रति जीवन को समर्पित कर दूं। मेरी भावनाएं सुप्त पड़ी हैं। आज भी मैं चाह रहा हूँ सिर्फ यही कि मैं मनुष्य बना रहूँ, सौंदर्य और इंसानियत की डोर मेरे हाथों से कभी न छूटे, जो कि संवेदनाएं मेरे भीतर सुप्त पड़ी थी, और रूबीना के प्रति प्रेम या कर्तव्य भावना ने जिन्हें पूरी ताकत से जगा दिया। उनके प्रति मैं ईमानदार बना रहा हूँ। हिंसा की बारिश में भीग भीग कर मैं इतना भारी हो गया हूँ कि मेरे पैर एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इसलिए भारतीय फौज मुझे मुक्त करे, और अंत में मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े राजदार तुम हो, और तुम समझ ही गए होगे कि रूबीना किस प्रकार मेरे जीवन का सत्य बन चुकी है। यद्यपि मैं उससे अभी तक सिर्फ 6 बार ही मिला हूँ, 5 बार श्रीनगर के गुड़गांव में पोस्टिंग के दौरान और 6ठी बार चंडीगढ़ पोस्टिंग में रहते हुए, पर हमारे रिश्ते की खूबसूरती यह है कि ये रिश्ता खामोश भूमि पर पनपा है। उसने मुझे बहुतेरा समझाया कि उसकी तबाही के लिए मैं किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए मैं ये बोझ अपनी आत्मा से उतार फेंकूँ। पर मेरी ये विडंबना कि मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जमील को ढेर कर मैंने चाहे एक फौजी के सीमित उद्देश्य और कर्तव्य को पूरा किया हो, पर ऐसा कर मैंने संपूर्ण मानवता का अपमान किया है। मैंने खुद अपने ही हाथों अपने भीतर के ईश्वर को मार डाला। जब जब प्रकृति के निशब्द मौन के बीच मैं खुद को पाता हूँ, मेरे भीतर हाहाकार मचा रहता है। जब जब सिंधु और झेलम की कल कल ध्वनि सुनता हूँ, मेरे भीतर से एक आवाज़ उठती है कि मैंने एक अधूरा जीवन जिया, कि मैंने पवित्र जीवन नहीं जिया। मैंने झेलम, सिंधु, हिमालय के सौंदर्य के साथ विश्वासघात किया। जाने कैसी पीड़ा, अपराध बोध गहन एकांतिक क्षणों में मेरे भीतर उफान मारते हैं। मेरा मन अब अवसादग्रस्त रोगी की तरह फूट फूट कर रो पड़ने को होता है। शायद तुम समझ पाओ मेरे वर्तमान जीवन को।
कुछ अनुमान लगा पाओ उस पीड़ा को जो इंसान को घर के बंद दरवाजे के बाहर खड़े रहने को विवश कर रही है। जाने किस कवि ने कहा था, मैं एक फूल को बचाने के लिए युद्ध कर रहा हूँ। क्या मैं यही नहीं कर रहा? एक फूल को बचाने की चेष्टा। सोचो, जिस तिरंगे की हिफाजत और गरिमा के लिए मैं फौज में आया, आज अरुणाचल से नागालैंड और असम से कश्मीर तक उस तिरंगे की रक्षा करना कठिन होता जा रहा है। नागालैंड में खुलेआम भारत के अलग होने वाले आतंकवादी और अलगाववादी गुट अपनी सेनाएं रखते हैं और चीन से हथियार मंगवाते हैं। आतंकवाद ने 1 लाख से अधिक भारतीयों की जान ली, पर क्या हुआ? कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हम सैनिक युद्ध के लिए नहीं, शत्रु के लिए नहीं, वरन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। अंत में कभी नचिकेता ने पूछा था, मृत्यु क्या है? सुकरात ने पूछा था, सत्य क्या है? बुद्ध ने पूछा था, जरा रोग और मरण रोग क्या है? मार्क्स ने पूछा था, भूख क्या है? मेरा प्रश्न है, आज़ाद भारत में एक फौजी के लिए आज़ादी का मतलब क्या है? लो भाई, सुन ली तुमने मेरी कहानी। स्वप्न, स्मृति और यथार्थ की भूल भुलैया में भटकती मेरी कहानी। क्या तुम अब भी माँ पापा की तरह यही कहोगे कि मेरी बर्बादी के पीछे औरत है? मेरी बर्बादी के पीछे औरत नहीं, मनुष्य बने रहने की मेरी जिद है। और सच कहूँ तो मैं इसे अपनी बर्बादी भी नहीं मानता। मेरी नीयत की रचना संभवतः इसी प्रकार होनी थी, क्योंकि रूबीना पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी और मैं शायद 2 खंडहर मिलकर ही एक नई दुनिया का निर्माण कर पाएँ। नहीं जानता मैं अपने जीवन की व्याख्या मैं किस प्रकार करूं। नहीं जानता कि मैं कितना कह पाया हूं। मैं अपने जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ मैं सिर्फ यही कहता हूं कि रूबीना ने मेरी ज़िंदगी से ना कुछ लिया ना कुछ दिया, बस एक बार मुझे खुद से मिला दिया। कितना चाहा मैंने उसे खुद से दूर धकेलना, पर वह तो दूने बेग से मुझ में ही उदित होती गई। इसीलिए जमील के ओझल होने के बाद मैं अपनी मूल सत्ता में वापस लौट सकूं। मेरे पास अब 2 ही विकल्प हैं, या तो अगले 8 वर्षों तक इंतज़ार करूं, तब तक मेरे फौजी जीवन को 20 वर्ष पूरे हो चुके होंगे और अनुबंध के अनुसार मैं स्वाभाविक रूप से फौज से ससम्मान निकल जाऊंगा, या फौज पर मुकदमा चलाऊं। सोच कर मन उदास होता है कि जो फौज कभी मेरा सबसे बड़ा हसीन स्वप्न थी, आज उसी पर मैं मुकदमा चलाने की सोच रहा हूँ। हर सत्य क्या इसी प्रकार अपने विरोधी सत्य में दम तोड़ता है? पर मैं क्या करूं? आज मेरे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मनुष्य एक संपूर्ण मनुष्य की तरह मैं जी सकूं। बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपने परिवेश के साथ जुड़ सके, तभी वह इंसान बनकर जीवित रह सकता है। पर यही चीज़ है जो आज सबसे अधिक खतरे में है। कहाँ जाऊँ मैं? किसके पास आश्रय लूँ? कोई ईश्वरीय सत्ता, कोई गुरु, कोई आध्यात्म, कोई पुस्तक? कहाँ मिलेगा मुझे जीवित रहने का आधार? खत्म होगी कब ये भटकन, ये उचाटपन? नहीं जानता मैं अपने को कितना कह पाया हूँ, पर मैंने अपने सारे भेदों को तुम्हारे सामने खोल दिया। माँ पापा को तुम समझाने की चेष्टा करना, परिवार को कुछ नहीं दे पाया, इसका दुख सर्वदा रहेगा। तुम्हारा भाई संदीप। बह गए और 5 वर्ष चिनार के सूखे पत्तों की तरह गुजर रहे थे साल दर साल। मेजर संदीप हुए अब कर्नल, लेकिन खड़े हैं अब भी बंद दरवाज़ों के बाहर। बहुत कुछ हुआ इन 5 वर्षों में, पर वह मन लौट कर नहीं आया जो फौज ज्वाइन करने से पहले था। गुड़गांव से चंडीगढ़ पोस्टिंग हुई, लेकिन कुछ तार अभी भी जुड़े हैं रूबीना से। अभी भी चेष्टारत है संदीप कि रूबीना को चंडीगढ़ ले आए, पर कैसे? वह अपनी जिद से इंच भर हिलने को तैयार नहीं, और पिछले 8-9 महीने से तो उसने संदीप के पत्रों और फ़ोन तक का जवाब नहीं दिया। परेशान है संदीप। रात फिर खुली डायरी। कुछ अतीत ऐसे होते हैं जो बीत कर ही व्यतीत नहीं होते। कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्वप्न बनकर जिंदगी भर कसक देते हैं। कुछ प्रतीक्षाएं ऐसी होती हैं जो कभी संबंधों में ढल नहीं पाती। कौन जाने क्या होगा इस कहानी का पटाक्षेप? क्यों नहीं किया उसने पिछले 8 महीनों से मुझसे संपर्क? क्या कभी कामनाओं के बादल बरसेंगे मेरे मन की मुड़ेर पर भी? अनमने से फिर बैठ जाते हैं संदीप लैपटॉप पर। मेल चेक करने के लिए वेबसाइट खोलते हैं, आंखें चमक जाती हैं। सामने सिद्धार्थ का ईमेल। दम साधे पढ़ते हैं उसे। भाई, 1.5 महीने चीन रहकर पिछले सप्ताह सीमा वापस भारत लौटी। ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गई थी। वह वहाँ आते ही मैंने देखा
उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी, एकदम बुझी बुझी सी रहने लगी थी वह। दिन भर अपने पलंग पर लेटी सीलिंग पंखे को ताकती रहती। यह क्या हुआ? मैं घबरा सा गया। जिसकी ज़िंदगी इतनी तेज घूमती थी, कई बार एक दिन में वह 4-4 महानगर की हवा खा लेती थी, वह पूरे 24 घंटे पलंग के नीचे से नहीं उतरी। क्या कुछ अनहोनी घट गई उसके साथ? मैंने उससे बार बार पूछना चाहा, पर वह गुमसुम थी, एकदम शून्य, एकदम हताश, पराजित और ध्वस्त। दूसरे दिन मैं उसे उसी भयंकर अवसाद की हालत में डॉक्टर के पास ले गया। फैमिली डॉक्टर ने कहा, आप तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया यह सेरिब्रल एट्रोजी की शिकार है, यानी उसके दिमाग की कोशिकाओं का क्षरण तेजी से हो रहा है। पर ऐसा कैसे हुआ? मैं जानने को छटपटा रहा था। डॉक्टर ने बताया, बढ़ते तनाव, अंधे भोग, आधुनिक जीवन शैली के चलते युवक युवतियां इसके शिकार हो रहे हैं। पर हमें कोई ऐसा तनाव नहीं, हम दोनों की अच्छी नौकरी है। डॉक्टर ने फिर सहानुभूति से मुझे देखते हुए कहा, अत्यधिक कृत्रिम और तेज जीवन शैली के चलते 30 वर्ष की उम्र में ही इन्हें मोनोपॉज हो गया और इस सदमे को ये सह नहीं पाई। इसीलिए क्या बताऊं भाई, याद है जिस समय मैंने सीमा का प्रोफाइल आपको बताया था, आपने झिझकते हुए मुझसे पूछा था कि मैं इतनी हाई प्रोफाइल वाली लड़की से शादी ना करूं, क्योंकि यदि पति पत्नी दोनों ही भयंकर रूप से व्यस्त रहेंगे तो बच्चे अपराधी हो जाएंगे। आपकी चिंता व्यर्थ हो गई भैया। अपनी ज़िंदगी में हम संतान का मुख नहीं देख पाएंगे। अब तो उम्मीद सिर्फ आप लोगों से है। माँ को दादी बनने का कुछ सुख नसीब हो। ईमेल पढ़ अंतर मन आर्तनाद कर उठा संदीप का। ईमेल पढ़कर अंतर मन आर्तनाद कर उठा संदीप का। सब कुछ क्या इसी घर में होना था? दूसरी बहू का ठिकाना नहीं और पहली बहू के साथ ये हादसा। फलने फूलने के पहले ही बांझ हुई कोख। दोष किसका? जाने कितनी बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से कहना चाहा था उन्होंने सीमा को, सिद्धार्थ को, कि जीवन स्टाइल पर नहीं, जीवन पर ध्यान दो। पिछले ही दिनों पढ़ा था उसने एक आर्टिकल कि अति आधुनिक जीवन शैली युवकों को समय से पूर्व ही नपुंसक बना रही है। क्या यही है कलयुग? समय पूर्व ही सूख रही हैं नदियाँ, घट रहे हैं सरोवर। रात खाना नहीं खाया गया उससे। बॉस से 10 दिनों की छुट्टी के लिए बात की। दूसरे दिन पहुंच गए सिद्धार्थ के पास मुंबई में। वही घर, वही मुंबई, वही सिद्धार्थ। सीमा पर जैसे सब कुछ बदला हुआ था। सब कुछ वही था, पर स्वप्न विहीन था। न हवा थी, न धूप थी, न चांद था, न आसमान था, न चिड़ियाँ थी, न दीवारों पर छिपकलियाँ थी। केवल बुझी बुझी सी सीमा और उदासी जो खास सहेली की तरह उससे लिपटी थी, जिसकी मोहब्बत पल प्रतिपल फैलती जा रही थी और फैलते फैलते इतनी फैल गई थी कि चंदोबी की तरह तन गई थी पूरे घर पर। कितना चाहा था संदीप ने कि वह बात करे उम्मीदों की, हौसलों की, भरोसों की, पर जैसे उम्मीद और हौसले घर के कोने में मुंह छिपाए सिसक रहे थे। कितना चाहते थे संदीप कि सांत्वना दे सीमा को, पर जाने कैसा तो संकोच था कि आड़े आ जाता। छोटी बहन सी सीमा और हादसा असमय आ धमका मोनोपॉज का। दिन भर मन की मुड़ेर पर जब तब आ धमके स्मृतियों के कबूतरों को उड़ाते रहे। घर की छोटी मोटी व्यवस्था में हाथ बटाते रहे। किसी प्रकार बीते 8 दिन और एक फीकी सुबह सब ठीक होगा। सूखा औपचारिक आशीर्वाद और अपनी बची खुची नींद और चैन देकर लौट गए वे फिर चंडीगढ़। पर वापस आकर भी क्या पूरी तरह वापस लौट पाए थे वे? जाने क्यों लगता है आत्मा का एक अंश वहीं छूट गया, भाई के पास। काम करते करते मन के स्क्रीन पर रह रहकर कौंध जाती उदासी से भरी सीमा की आंखें रौंदी हुई फसल की तरह जगह जगह से धचके खाए उसकी देह लैपटॉप को परे खिसका देते हैं संदीप। आंखें घूम जाती हैं, देखने लगती हैं पीछे फैले समय को। क्या ये वही सीमा है जिसकी रग रग में जिंदगी चिड़िया की तरह चहकती थी, चंचल पहाड़ी नदी की तरह जो पल पल उद्दाम वेग से बहती थी? वही सीमा आज किस प्रकार पंख टूटी चिड़िया की तरह औंधी पड़ी है? क्यों ऐसा हुआ? क्या उबर पाएगी वह इस सदमे से? जितने दिन रहे संदीप मुंबई, एक दिन भी बैठा नहीं देखा उन्होंने सीमा को। क्यों ऐसा हुआ? क्या इसीलिए कि दोनों जी नहीं रहे थे, वरन जिंदगी को तेजी से निगल रहे थे? जितने वेग से बही उतने ही झटके से लगी ब्रेक। कहाँ हुई चूक? हर कोई यही पूछ रहा था संदीप से।
सिद्धार्थ, सीमा, शेखर बाबू, क्या जवाब दे संदीप। कहीं न कहीं खुद उसकी ज़िंदगी कुछ पूछ रही है उससे। यही सवाल, कहाँ हुई चूक। उसने देखा था सिद्धार्थ को रात रात भर पढ़ाई करते, परीक्षा की तैयारी में घानी के बैल की तरह जुटते, फिर सफल होते, आगे बढ़ते, देश की क्रीमी लेयर बनते, फिर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी के सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात मरते खपते। लगभग यही हाल था सीमा का भी। सप्ताह के 5 दिन कंपनी के खाते में, इसी चिंतन में कि कंपनी का मुनाफा कैसे बढ़ाएं, रेड मार आगे बढ़ने का दबाव, कुछ न कर पाने पर प्रमोशन न होने का खौफ, देश की क्रीमी लेयर की कमाई राजा की तरह, जीवन गधे की तरह, न खाने की सुध न सोने की, दिन भर कान में मोबाइल, आंखों के आगे लैपटॉप और दिमाग में कंपनी। याद आ रहा है पिछली बार जब मिलने गए थे भाई से तो आधे घंटे के लिए भी पास नहीं बैठ पाया था भाई। उन दिनों पीठ और कमर में ज़बरदस्त दर्द था सिद्धार्थ के, शायद दिन भर झुककर लैपटॉप पर काम करने के चलते। पर इतना भी समय नहीं था भाई के पास कि डॉक्टर के दिए सारे परीक्षण करवा पाए। बस पेन किलर खाता, इंजेक्शन लेता और निकल जाता काम पर। किस महान काम के लिए गला रहा तू अपने को, पूछना चाहता था संदीप ने भाई से, पर पूछता किससे। भाई तो हर वक्त यह जा बह जा। अब कैसे समझाया जाए सीमा को। माना जो गया वापस नहीं लौटाया जा सकता, पर जो बचा उसे तो सुंदर बनाया ही जा सकता है। ठीक है, नहीं जन पाएगी बच्चा, पर माँ तो वह अभी बन सकती थी। क्या कभी भूल पाएंगे वे डॉक्टर महेश वाडवानी को, जिनका सपना है 100 बच्चों का पिता बनना। पत्नी के देहांत के बाद 48 वर्षीय निसंतान महेश जी संसार से विरक्त होकर उद्भ्रांत से इधर उधर भटकने लगे थे। कुछ दिन शराब, टीवी, सट्टेबाजी का दौर भी चला। एक दिन मन की इसी उखड़ी उखड़ी स्थिति में कानपुर स्टेशन पर खड़े खड़े आलू पूरी खा रहे थे। खाने के बाद ज्यों ही पत्ते के दोने को फेंका, एक बच्चा उस पर झपट पड़ा, पत्ते पर लगे अवशिष्ट को कुत्ते की तरह चाटने लगा। बस वही क्षण बन गया उनके जीवन का शाश्वत क्षण। उस एक क्षण ने समझा दिया उन्हें जीवन का मर्म। अपने अवशिष्ट दम खम के साथ अपने अवशिष्ट जीवन को उन्होंने भूखे नंगे बच्चों को समर्पित कर दिया। कड़ी मेहनत और संचित पूंजी में निवेदिता आश्रम की स्थापना की। बाद में कई और हाथ उनसे जुड़ते गए। आज 22 अनाथ आदिवासी बच्चे उनके आश्रम में हैं। उनका स्वप्न है 100 बच्चों के पिता बनने का। काश सीमा के जीवन में भी आ जाए ऐसा कोई क्रांतिकारी मोड़, कोई टर्निंग पॉइंट। भीतर उठ रही है एक प्रार्थना, जुड़ रहे हैं हाथ, धीरे धीरे लहरें सम पर आ रही हैं, मन स्थिति सामान्य हो रही है। अपने चेंबर में बैठे कुछ जरूरी दस्तावेज देख रहे थे कर्नल संदीप कि पोस्टमैन ने एक मोटा सा लिफाफा पकड़ाया। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम देख जहां आंखें चमकी कि क्षण भर में उस चमक पर धुआं पसर गया। लिफाफा किश्तवाड़ा जेल से भेजा गया था। धड़कते दिल से खोला। खत रूबीना का था। उर्दू में लिखे पत्र को अनुवाद करवाने में, अनुवादक को खोजने में कई घंटे लग गए। इसी बीच जाने कितनी बार मर गए संदीप। अनुदित पत्र इस प्रकार था। सलाम वालेकुम संदीप, मैंने ज़िंदगी को समझने में भारी भूल की। मैंने तुम्हें समझने में भूल की, और तो और कश्मीर की आज़ादी को, इस्लाम को, सब कुछ मैंने समझने में भारी भूल की। मेरा आज तक का इतिहास सिर्फ फूलों, छलावों और यातनाओं का ही इतिहास है। तुम इस लिफाफे पर जेल का पता देख घबराना नहीं। मुझे सिर्फ उस अपराध के लिए जेल दिया गया है जो अपराध मैंने किया ही नहीं। तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा, मुझे घर में आतंकवादियों को पनाह देने के अपराध में जेल में डाल दिया गया है। ये सब कैसे हुआ, कैसे मेरे सख्त विरोध के बावजूद हुआ। इस सारी कहानी के बीच शायद उसी दिन पड़ गए थे जब जमील भाई को हिंदुस्तानी फौज द्वारा मार डाला गया। तुम तो जानते हो जमील भाई की शहादत के बाद घर के चप्पे चप्पे पर किस प्रकार खौफ, बर्बादियों, आंसुओं और उदासियों की कहानी लिखी गई। अम्मी का 3 महीने के भीतर ही इंतकाल हो गया। अम्मी के बाद अब्बू भी अधिक दिन नहीं जी सके। घर पर अब मैं और हमीद थे, और भी भूख, बेकारी, हताशा। ऐसे में एक मैली सुबह अब्दुल रशीद हमारे घर आया। उसने हमीद की हथेली पर ढेर सारे नोट रखे और उसे सुझाव दिया कि यदि हमीद अपने घर के अंदर जिहादियों के लिए तहखाना बनवा ले तो इतने पैसे उसे नियमित रूप से मिल सकेंगे। मैं पूरी ताकत से अपने अस्तित्व के अंश से चिल्लाई कि हमें पाप की कमाई नहीं खानी। जिस घर की दीवारें एक नहीं 3-3 लाशें देख चुकी हैं, उस घर में ऐसा हरगिज नहीं होगा।
पर भूख के पास न धैर्य होता है न विवेक। मैंने देखा भूख आदमी से बड़ी थी, भूख पाताल से गहरी थी, भूख सूर्य से तेज थी, जिसका सामना यथार्थ की आग में झुलसा हमीद नहीं कर सका। मेरी एक नहीं सुनी, वरन मुझे ही समझाया कि पुलिस को जरा भी शक नहीं होगा, और यूं भी गाहे बगाहे आतंकी हमारे यहाँ आकर ठहर कर हमें परेशान कर ही रहे थे। क्या हर्ज यदि साथ में नियमित रूप से कुछ पैसे भी हाथ में आ जाएं। भूख का इतना डरावना दयनीय रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। कीड़े की तरह बिलबिलाती मेरी पीड़ा को कीड़े की तरह ही मसल कर भाई ने भूखमरी से मोर्चा लेने की ठानी। कुछ सप्ताह में तहखाना बनकर तैयार हो गया। मैं अम्मी के इंतकाल के बाद तुम्हें दिए वचन के अनुसार नियमित रूप से स्कूल जाने लगी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। मुझे उम्मीद थी कि अगले वर्ष मुझे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। एक दोपहर में जैसे ही स्कूल से लौटी कि हमीद ने मुझसे कहा, 5 आदमियों का खाना बना दे। मैं भौचक, पर मुझे समझते समझते देर नहीं लगी कि उसे उसके तहखाने में छिपे 4 आतंकवादियों के लिए खाना चाहिए। मुझ पर बिजली गिरी। मैंने सख्ती से मना कर दिया, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर यह मुझसे नहीं होगा। आधे घंटे तक शोर शराबा हुआ, पर मैं टस से मस नहीं हुई। आखिरकार पाँव पटकता हुआ वह बाहर से खाना लाने चला गया। मैं पढ़ने में ध्यान लगाने लगी कि तभी किसी ने पीछे से मेरे मुंह में रूमाल ठूंस दिया। मुझे 4 बलिष्ठ हाथों ने पकड़ा और घसीटते हुए मुझे नीचे तहखाने में ले गए, जहाँ बारी बारी से डस डस हमीद ने दीवारों से सिर पीट पीट कर खुद को लहू लहान कर लिया। उसने पांव पकड़ मुझसे माफ़ी भी मांगी। जिल्लत और अपमान के घूंट को पीकर मैंने भी पढ़ाई जारी रखी, पर हमीद पर अवसाद का इतना भयंकर दौरा पड़ा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस बीच जाने किस खबरिया ने मोटी रकम के लालच में पुलिस को खबर दी और 3 अक्टूबर 2008 की शाम हमारे घर पर छापा पड़ा। मुझे और हमीद को गिरफ्तार कर किश्तवाड़ा की जेल में डाल दिया गया। संदीप, आज जब ज़िंदगी हाथ से निकल गई तो समझ पाई हूँ कि मैंने ज़िंदगी को समझने में कितनी भूल की। जिस समय ज़िंदगी तुम्हारे रूप में बाहें फैलाए मुझे अपने आगोश में बांधने को तत्पर थी, मैंने तुम्हें ठुकराया, क्योंकि मुझे लगता था हमारी तबाही के लिए हिंदुस्तानी सरकार और फ़ौज जिम्मेदार है। पर मेरे साथ जो कुछ हुआ वह किसी फ़ौज या हिंदुस्तानी ने नहीं किया, वरन हमारे अपनों ने किया, खुद जिहादियों ने किया। मुझे गहरा अफसोस है कि मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। कितना समझाया था तुमने मुझे कि कश्मीर को समझने के लिए मुझे 1947 से आज तक की राजनीति के लंबे छिपे खेल और षड्यंत्र को समझना होगा। अच्छा होगा हम कश्मीर की आज़ादी और जिहादियों के सवालों को अफीम पिलाकर सुला दें और 2 अच्छे इंसानों की तरह एक हो जाएं, जिंदगी का राग दोबारा छोड़ें। पर जिद्दी पौधे सा मेरा मन तुम्हारे दलीलों की माटी में नहीं जमा। उस समय जाने क्यों मुझे लगा कि तुम्हारे भीतर से एक प्रेमी नहीं वरन एक हिंदुस्तानी बोल रहा है, जो अपनी आत्मिक शांति के लिए प्रायश्चित स्वरूप मेरा वर्ण करना चाहता है। क्योंकि तब हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए हमारे दिल में नफ़रत सुलगती थी, पर तब भी पुलिस तो हमारी अपनी थी। उसने क्या कम जुल्म ढाए हम पर। इतना खौफ था उसका कि उसकी दस्तक के अंदाज से हम समझ जाते थे ये पुलिस की दस्तक है, और हमारी रूह काँप उठती थी। पर तब भी मेरी आंखों में जाला नहीं उतरा। पर आज जब किसी काफिर ने नहीं, हिंदू ने ही नहीं, हिंदुस्तानी फ़ौज ने नहीं, किसी सरकार ने नहीं, वरन अपने ही लोगों ने कश्मीर की आज़ादी का नारा लगाने वालों ने ही बहसियों की तरह मुझे नोच डाला, तो मैं समझ पाई हूँ तुम्हारी बातों की सच्चाई, कि कश्मीर की आज़ादी और इंसान की हिफाजत बड़ा भ्रम है, छलावा है, जिसे कुछ विशेष लोगों ने जाल की तरह फैला रखा है। ये शैतान क्या इस्लाम को बचाएंगे, जो खुद औरत की इज्जत से खेलते हैं, नमाजियों और दरगाहों पर ग्रेनेड फेंकते हैं, जो आकबत मरने के बाद की दुनिया इस्लाम की दुहाई दे देकर जमील भाई जैसे मासूमों को बहला बहला कर जिहादी बना देते हैं। कश्मीर के सबसे बड़े गुनाहगार बेही लोग हैं। आकबत को किसने देखा है, पर उस अनजाने आकबत के लिए जीती जागती दुनिया को दोजख में धकेल देना कहाँ की बुद्धिमानी है। आज समझ पाई हूँ संदीप की कभी मिलिटेंसी पाक इरादों के साथ शुरू हुई होगी, पर आज लोग इससे ऊब गए। आज जिहादियों, पीरों, मौलवियों और मिलिटेंटों के दोहरे चेहरे सामने आ रहे हैं। आज आतंकवाद सिर्फ पैसा और रुतबा हासिल करने का जरिया बन गया है। जमील भाई जान ने भी इसी इरादे से गन उठाई होगी।
हमीद के घर में तहखाना बनाने के बाद मुझे कई दिनों तक प्राग पहाड़ के जंगलों में छिपना पड़ गया था। मैंने देखा वहाँ पुलिस और मिलिटेंट की साठगांठ से जंगलों को काटते हुए, देवदारू के पेड़ों को गिरते हुए जंगलों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वहाँ पहुँच ही नहीं रही थी जहाँ कट रहे थे जंगल। इसीलिए देखते देखते कश्मीर क्या हो गया। पैसा जरूर कश्मीर में आया, पर कैसा पैसा। फिजाओं में गीत नहीं, खेतों में मजदूर नहीं, स्कूलों में बच्चे नहीं, घरों में चिराग नहीं। चारों ओर नज़र आती है विधवाओं की ताज़ा फसल, हर घर के पीछे नज़र आती एक ताज़ा कब्र। जश्न मनाती शिकारें पर गाती वह कश्मीरी औरतें अब नहीं दिखाई देती। अब दिखते हैं सिर्फ रात के अंधेरे में रेंगते दरवाज़ा खटखटाते जिहादी, या दिन के उजाले में गश्त लगाते ठकठकाते AK-47 तानते हिंदुस्तानी फौजी। सोचो कब्रों से सटे जापानी सोचो कब्रों से अटे जवानी से शून्य खूनी नींव पर खड़ा आज़ाद कश्मीर मिल भी जाए तो क्या अच्छा हो। इस मामले में हम वर्तमान की सत्यता को स्वीकार कर लें, क्योंकि कश्मीर आज एक खुला चारागाह बन चुका है, जहां सभी ने, राजनेताओं ने, मुल्लाओं ने, मौलवियों ने, दहशतगर्दों ने, पाकिस्तानों ने, आतंकवादियों ने अपने अपने स्वार्थ की बकरियों को चरने के लिए छोड़ रखा है। इसलिए आज हर वह चीज़ बिक रही है जिसके केंद्र में आतंकवाद है। कोई आतंकी को पकड़वाने की फीस वसूल रहा है, तो कोई उससे मिलवाने की, तो कोई उसे अपने घर ठहराने की। इस नापाक पैसे ने यदि हमीद की बुद्धि भ्रष्ट न की होती तो आज जेल की सलाखों के पीछे मैं नहीं होती। आज धुंध छट गई। तुम्हारी आभारी हूँ संदीप कि तुमने मुझे जीना ही नहीं सोचना भी सिखाया। इसलिए समझ पा रही हूँ यदि आज़ाद कश्मीर एक सच्चाई है तो उससे कहीं ज़्यादा सुलगती सच्चाई और भी है। मैं समझ रही हूँ संदीप कि मजहब के सारे ताजिए हम गरीबों की देह के ऊपर ही टिके हैं। मुझे मेरी अम्मी ने कभी तस्वीर तक नहीं खिंचवाने दी कि यह इस्लाम के खिलाफ है। तुमने मुझे एक बार कहा कि मैं पीरों, मौलवियों और नेताओं को सुनने के साथ ज़रा देखना भी शुरू करूं, और यदि संभव हो तो थोड़ी शक की निगाह से भी देखूं। उस दिन मुझे यही लगा कि तुम सिर्फ मुझे अपने मजहब के खिलाफ भड़का रहे हो, लेकिन अनजाने में मैं सुनते सुनते देखने भी लगी। मैंने देखा तस्वीर खिंचवाने के खिलाफ फतवे जारी करने वाले मुल्ले मौलवी बड़े चाव से राजनेताओं के साथ न केवल तस्वीर खिंचवा रहे, वरन उन्हें अखबारों में छपवा भी रहे हैं। जब मैं मदरसे में थी तो हमारे मुल्लाओं ने लाउड स्पीकर को आला एक शैतानी यंत्र कहकर उसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन आज मुल्ले मौलवियों की आवाज़ सरेआम लाउड स्पीकरों पर गूंजती रहती है। उन मुल्लाओं और मौलवियों से बढ़कर पाखंडी कोई नहीं। ये तो रक्तदान और सर्जरी को भी इस्लाम के खिलाफ ठहरा चुके हैं। बैंक के सूद और जीवन बीमा के खिलाफ भी फतवा पहले से ही निकल चुका, लेकिन सारे जिहादियों और नेताओं के बैंक में खाता है। मेरी आंखें अब बहुत खुल गईं। मुझे अब इस्लाम से नहीं वरन इंसान से प्यार है। संदीप भाईजान की शहादत के बाद जब तुम दूसरी बार हमारे घर आए थे, सूरज की किरणें हल्के हल्के ढुलक रही थी तुम्हारे चेहरे पर। तभी दिल से हल्की सी आवाज़ निकली कि ऐसी रूह दूसरों के दुख में इस कदर ढह जाने वाली रूह हत्यारी नहीं हो सकती। काश उसी समय सुन ली होती मैंने अपने भीतर की आवाज़। तुमसे गुजारिश है संदीप कि तुम फौज से मुकदमा वापस ले लो, क्योंकि अब यह शादी मुमकिन नहीं। काश समय रहते मैं तुम्हें समझ पाती, तुम्हारी लय, ताल और सुर के साथ जुड़कर ज़िंदगी के अर्थ को समझ पाती। मैंने तुम्हें समझने में भूल की, ऐसी भूल जो कालिक की तरह मेरी ज़िंदगी पर पुत गई। आज अपने सारे सपनों और चांदी को लुटा चुकी हूँ मैं। परिवार को तो पहले ही गंवा चुकी, 3-3 लाशों का बोझ ढो चुकी। ये ठंडी, ठस और नापाक हुई काया आपके लायक बची भी कहाँ है। मेरे भीतर यदि अब कुछ है तो बस एक भयावह खालीपन। न दुख, न सुख, न ख्वाब, न ख्याल, न गति, न आवेग। सारे एहसास मर चुके हैं। अब कोई तसव्वुर, सपना नहीं बचा भीतर। बस फना होने को, माटी में मिल जाने को जी चाहता है। नहीं जानती कि तुम कौन हो, खुदा के रूप में बंदे हो या बंदे के रूप में खुदा। खैर जो भी हो, इसे मेरा आखिरी पत्र समझना और मुझसे मिलने की चेष्टा अब कभी मत करना। जो कुछ आधे अधूरे पल साथ साथ गुजारे वही हमारी कहानी है, अमानत है। अलविदा तुम्हारी रूबीना। ओह जिंदगी, जिंदगी के उदास पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। क्या है जिंदगी? सिर्फ कुछ स्मृतियों का सफ़र, कुछ आवेग
और कुछ कांपते थरथराते पल, हैरत भरी कहानी, उदास लम्हे। नहीं, जिंदगी इससे भी कुछ ऊपर है। आंखें मूंद टेबल से सिर टिकाए सोच रहे हैं संदीप। क्या चाहा था उन्होंने जिंदगी से? सिर्फ यही कि तिरंगे और ज़िंदगी को सजा सकें, पर न तिरंगे को सजा सके न ज़िंदगी को। दोष किसका? कहाँ हुई भूल उनसे? क्या ज़िंदगी को समझाने में भूल की उन्होंने, या रूबीना को अपने ख्यालों में, अपने सपनों में शामिल करने की भूल की उन्होंने? नहीं, वे ऐसा नहीं मानते। रूबीना खुद ब खुद शामिल हो गई उनकी ज़िंदगी में, ख्यालों में। पर क्या वे दावा कर सकते हैं कि रूबीना को पूरी तरह समझा लिया है उन्होंने, पढ़ लिया है गज़ल की उस किताब का पृष्ठ दर पृष्ठ? नहीं, वे सिर्फ इतना भर जान पाए हैं कि रूबीना उससे नहीं, उससे कहीं आगे है, कुछ और भी है, पर वहाँ तक पहुँच नहीं है उनकी। तभी तो रूबीना ने उन्हें अपनी दुर्गति की सिर्फ आधी कहानी ही लिखी, आधी छिपा गई। सच्चाई किसी बिजली की तरह गिरी थी संदीप पर जब अपने फौजी दोस्त मेजर अमर प्रताप सिंह की मार्फत पता चला कि रूबीना ने सप्ताह भर पूर्व ही जेल में एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है। सिर झुकाए आंखें मूंदे बैठे हैं संदीप। बंद आंखों के भीतरी पर्दे पर कांपने लगती है रूबीना की आंखें। जब पहली बार गौर से देखा था उन्हें रूबीना को, जब बताया था उसे कि उसके भाईजान मिलिटेंट बन चुके हैं, कितनी भयभीत हो गई थी वे आंखें, जैसे सारी सृष्टि की वेदना समा गई हो उन आँखों में। नहीं भूल पाते हैं वे उन आँखों को जो सृष्टि की सबसे उदास आँखें थीं। ओह ईश्वर, इतना ही कुछ काफ़ी नहीं था कि इस सशक्ति जिंदगी पर एक और गाज गिरा दी। पर नहीं, वे हिम्मत नहीं हारेंगे। लाख रूबीना लिखे कि ज़िंदगी से उसे कोई उम्मीद नहीं, पर वे खुद को और रूबीना को उम्मीद से और ज़िंदगी से जोड़ कर रखेंगे। रूबीना के बच्चे को बाप का नाम, प्यार और संरक्षण देंगे, अपनी माँ को दादी बनने का सुख। पर सबसे पहले वे रूबीना के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये था मधु कांकरिया का लिखा उपन्यास सूखते चिनार का अंतिम भाग। आपको कैसा लगा ये उपन्यास कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जितने भी भाग हैं, इसके पूर्व के 12 भाग, वो सब आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।